दिशा पाटनी के आवास पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर्स हुए एनकाउंटर में ढेर। सिद्धू मूसेवाला के हथियारों से भी था आरोपियों का कनेक्शन। इंडिया में बैन जिगाना पिस्टल से थी दिशा पाटनी के परिवार को उड़ाने की प्लानिंग। एनकाउंटर में 4 पुलिस वालों को भी लगी गोलियां। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स मरने से पहले कर गए कांड। नमस्कार दोस्तों, दिन था 12 सितंबर का 2025, समय रात के करीब 3:45 बजे। जगह बरेली शहर, उत्तर प्रदेश। मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हैं, एक घर का चक्कर काटते हैं, फिर मकान के पास आकर 10-15 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पुश्तैनी घर पर हुई ये पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इसके ठीक 5 दिनों बाद दोनों शूटर्स को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में ढेर कर दिया जाता है। दोनों रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के मेंबर्स थे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जुर्म करने वालों का बचना मुश्किल है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद सीएम योगी ने खुद उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बात की थी और भरोसा दिलाया था कि यूपी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी, डरने की जरूरत नहीं है। इस घटना के 5 दिनों के अंदर योगी की पुलिस ने अपराधियों का हिसाब किताब बराबर कर दिया। दोनों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ था दिशा पाटनी के घर पर गोली चलने का, तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने खुद जगदीश सिंह पाटनी, जो कि दिशा के फादर हैं, उनसे फ़ोन पर बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि अपराधी चाहे जहां छुपे हों यूपी पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी जी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए। बरेली के कोतवाली थाने में इस घटना का केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया था। इसके साथ ही यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया। आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स को खंगाला, चेक किया। इससे पता चला कि फायरिंग करने वाले 2 बदमाश थे। एक का नाम निकल कर आया रविंद्र, जो हरियाणा के रोहतक शहर का रहने वाला था, और दूसरे का नाम निकल कर आया अरुण, जो सोनीपत का रहने वाला था। दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के बड़े मेंबर थे। रविंद्र का तो क्राइम में पुराना रिकॉर्ड भी था, उसका नाम पहले भी कई मामलों में आ चुका था। पुलिस को खबर मिली कि दोनों बदमाश गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में छिपे हुए हैं। 17 सितंबर को पुलिस की ज्वाइंट टीम ने वहां छापा मारा, बदमाशों को घेर लिया, लेकिन ये इतने खतरनाक थे कि उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 17 सितंबर की देर शाम गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। करीब 15 मिनटों तक गोलियां चलीं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 2 जवान और नोएडा एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। इन जवानों के नाम रोहित तोमर, कैलाश, अंकुर सिंह और जयकुमार बताए जाते हैं। बाद में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। इस दौरान दोनों बदमाश रविंद्र और अरुण बुरी तरह घायल हो गए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को एनकाउंटर वाली जगह से 2 विदेशी पिस्टल्स मिली हैं। एक ग्लॉक कहलाती है और दूसरी है जिगाना। ग्लॉक ऑस्ट्रिया की बनी हुई है और दुनिया की कई पुलिस फोर्स इसका इस्तेमाल करती हैं। वहीं जिगाना टर्की की पिस्टल है, जो अपनी सटीक निशानेबाजी और जाम न होने की खासियत के लिए मशहूर है। इससे 15 से 17 गोलियां एक बार में चल सकती हैं। एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जिगाना पिस्टल भारत में बैन है, फिर भी ये पंजाब के रास्ते ड्रोन से पाकिस्तान से भारत लाई जाती है। पहले तुर्की से पाकिस्तान, फिर ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर से भारत में। इसके अलावा नेपाल के रास्ते भी ये पिस्टल भारत में आती है। भारत में इसकी कीमत 4 से 7 लाख रुपए तक होती है। गैंगस्टर इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये कभी चलते वक्त जैम नहीं होती। इस पिस्टल का इस्तेमाल पहले भी कई बड़े क्राइम में हो चुका है। मिसाल के तौर पर प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या में, और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के कथित बयान को लेकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का बहाना बना लिया था। गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान करने की सजा थी। पुलिस का कहना है कि ये गैंग सेलिब्रिटी परिवारों को निशाना बना रहा था ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके, लेकिन यूपी पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रविंद्र एक पुराना बदमाश था।
उसके खिलाफ हरियाणा और यूपी में कुल 9 केस दर्ज थे। इनमें से कुछ बड़े मामले की अगर बात करें तो 2024 में फतेहाबाद की घटना, जिसमें रविंद्र ने जेल से कैदी रवि को छुड़ाने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर उसने फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल सरजीत घायल हुए थे। इस मामले में फतेहाबाद के सदर थाने में केस भी दर्ज हुआ। यानी कहने का मतलब ये कि जो बदमाश मारे गए हैं इनके पुराने भी रिकॉर्ड थे, ये पहले से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पानीपत की एक और घटना का जिक्र है, जिसमें 20 दिसंबर 2024 को रविंद्र जो मारा गया और उसके साथियों ने एक कैदी रवि और अंकित को कोर्ट ले जाते समय पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग में अंकित मारा गया और रविंद्र भाग निकला। तो ये गोली चलाने से पहले, दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने से पहले के सारे मामले जो अब निकल कर आए हैं। और अब इसका बरेली में फायरिंग वाला मामला तो मैंने आपको बताया, जो उन्होंने दिशा पाटनी के घर पर उनके पिता पर हमला किया। रविंद्र के खिलाफ रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और फतेहाबाद और बरेली में केस दर्ज थे। पुलिस अब उसकी दूसरी क्राइम गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि योगी आदित्यनाथ की यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने न सिर्फ जगदीश पाटनी को भरोसा दिलाया, बल्कि उनकी पुलिस ने 5 दिनों के अंदर बदमाशों को ढेर कर दिया। जगदीश पाटनी ने एक वीडियो मैसेज में सीएम योगी और पुलिस को धन्यवाद दिया है, यूपी पुलिस को, और उन्होंने कहा कि पुलिस की तेज कार्रवाई की वजह से उनके परिवार को इंसाफ मिला और वो अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। एसटीएफ के एक सीनियर अधिकारी ने जिगाना पिस्टल के बारे में बताया कि ये भारत में कैसे आती है। ये पिस्टल टर्की में बनती है और वहां से पहले पाकिस्तान जाती है, फिर ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर से भारत लाई जाती है। कई बार नेपाल के रास्ते भी ये पिस्टल भारत पहुंची है और इसे लाखों रुपए में खरीदा बेचा जाता है। जिगाना की खासियत है कि चलते वक्त ये जाम नहीं होती और एक बार में इसकी 15 से 17 गोलियां चलती हैं। दिल्ली और यूपी में कई बड़े गैंगस्टर इस पिस्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन भारत में ये पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी घटना हुई 5 दिनों के अंदर, जिस तरीके से ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में, उससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि अब अगर कोई इस तरह से गलत नज़र उठाकर देखेगा तो उसे उससे पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस काफ़ी तेज़ है जो 5 दिनों के अंदर इसका पूरा इन दोनों गोली चलाने वाले जो आरोपी थे इनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक तरह से कह सकते हैं ये पूरी घटना ये भी बताती है कि यूपी में अब अपराधियों के दिन लग गए हैं। योगी सरकार और उनकी पुलिस ने जिस तेज़ी से इस केस को सॉल्व किया वो काबिल तारीफ है। दिशा पाटनी का परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है और बदमाशों को उनकी सजा मिल चुकी है। पुलिस अब इस गैंग के बाकी मेंबर्स और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। ट्रोनिका सिटी थाने में इस एनकाउंटर की भी जाँच चल रही है जो गाजियाबाद के पास है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरह के एनकाउंटर होना ये इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि एक तो ये था जो अपराध हो गया था, गोली चल गई थी, लेकिन इन्होंने पहले भी कई सारे कांड किए थे और कहीं ना कहीं बरेली शहर की जनता या फिर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो भी खुद को इस घटना के बाद सुरक्षित महसूस करेंगे कि अगर कोई उनके साथ इस तरह की गलत वारदात करने की कोशिश करता है तो किस तरीके से पुलिस उस पर जवाबी कार्रवाई तुरंत के तुरंत कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी अब तक पहुँच सके। और साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं तो भी हमारे कॉमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।